गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 8 का सोशल साइंस का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके क्वेश्चन पेपर और आंसर की को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, आंसर सामने ही मार्क्स कर दिए। पहले हम सारे एक पेज के इंग्लिश मीडियम के पढ़ लेंगे, हिंदी मीडियम के पढ़ लेंगे। तो देखो क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से शेर मैसूर के नाम से प्रसिद्ध है। तो शेर मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। समीर एक 12 वर्षीय लड़का है, वह अपनी रसायन फैक्ट्री में कार्यरत है। बताइए समीर के कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का शोषण जो है वो उल्लंघन हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक साझा संपत्ति का उदाहरण है? साझा मतलब जो कंबाइंड संपत्ति का उदाहरण है। तो यहाँ पे हो जाएगा सार्वजनिक पार्क। सार्वजनिक पार्क मतलब कि जो पार्क है उसका सभी यूज कर सकते हैं ना, इसलिए सार्वजनिक पार्क। राज्यसभा में कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? 233 का। सही का मिलान करना है, बाकी सारे जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत है। तो यहाँ पे क्या है, रानी अवंतीबाई लोधी राजगढ़ से थी, ये बात सही है। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, तो इसी तरह सभी ऑप्शन जो है वो गलत है। तो यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशेषताओं के आधार पर आपको फसल की पहचान करने की सुनहरी रेखा किसे कहा जाता है? पटसन को। आपको पता होगा भारत और बांग्लादेश में इसकी अग्रणी उत्पादकता है, मतलब सबसे ज्यादा उगाया जाता है। तो पटसन बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। Who among the following famous Sher Mysore Tipu Sultan? Samir is a 12-year-old. He is working in chemical factory. Identify which is fundamental right is violated. तो right against exploitations. उसके बाद थर्ड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी? तो पब्लिक पार्क एक क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी है। हाउ मेनी मेंबर आर इलेक्टेड इन राज्यसभा? 233। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच क्या हो जाएगा? रानी अवंतीबाई लोधी राजगढ़। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है यहाँ पे इट गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, झूठ हो जाएगा। इट इंडिया एंड बांग्लादेश क्या है? इसका लीडिंग प्रोड्यूसर्स है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षा को लेकर टैगोर जी ने कहा है कि विद्यालय ऐसे हो जहाँ बच्चे खुश रह सके, मुक्त और रचनाशील बने। वर्तमान विद्यालय में रचनात्मक एवं चकित होने की क्षमता को खत्म कर दिया है। इस ये किसके मतलब क्या बताता है? शिक्षा की व्यवस्था को अपनाए वकालत करता है। भय मुक्त विद्यालय और रचनाशील। तो मतलब सेकंड आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कौन है? सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में नहीं है? तो भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो उसके बारे में सही बताना था कि सही कौन सा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र। बाकी देखो, यदि कोई भी व्यक्ति सीधे न्यायालय में नहीं जा सकता, ये गलत स्टेटमेंट है। न्यायपालिका में जाने के लिए पहले सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। भारतीय न्यायपालिका जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं करती है। तो तीनों ही क्या है? गलत बात है। भारतीय न्यायपालिका एक स्वतंत्र है, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जन्म दर से आप क्या समझते हैं? तो जन्म दर देखो क्या है? प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जंतु जन्मों की संख्या, मतलब 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वालों की संख्या। नेक्स्ट देखो, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में है। फर्स्ट का बी हो जाएगा। सेकंड, हु इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी? द प्राइम मिनिस्टर। व्हेन वाज बंगाल डिवाइडेड? 1905। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर पब्लिक सेक्टर यूनिट? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इंडियन जुडिशरी को लेकर कि इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज बर्थ रेट? द नंबर ऑफ द लिव पीपल। द नंबर ऑफ द लिव पीपल पर 1000 पीपल। ध्यान रखना कि 1000 से आपको क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है जब बर्थ रेट की बात आती है। उसके बाद 12 क्वेश्चन देखिए, 12 क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिनियम के अंतर्गत है? तो फर्स्ट एंड थर्ड। देखो फर्स्ट में क्या है कि कोई भी अधिनियम इसी के अंदर किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के साथ होने वाले भेदभाव को रोका जाता है। और क्या कहा जाता है यहाँ पे? क्या तटस्थ मतलब भेदभाव को बनाए रखना जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अधिनियम अनुसूचित जनजाति पर होने वाले अपराध को खास तरह से अपराध माना जाता है और आरोपियों को दंड का विधान भी, मतलब अगर कोई इनके साथ गलत बिहेव करता है तो उन्हें क्या मिल सकता है? दंड भी मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत पद कितने हैं? तो 34 इसका आंसर हो जाएगा। कितने पद होते हैं? 34 न्यायाधीशों जजेस के ना। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखिए, हमें वो बताना है कि सही है क्या? जल का संरक्षण आवश्यक है, सही है। पीने योग्य जल की उपलब्धता काफ़ी कम है, क्योंकि लगा के देखो जल का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि पीने योग्य जल बहुत ही कम है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी हमने किया था तो इसका ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट में 34 हो जाएगा टोटल जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए एंड बी दोनों क्या हो जाएंगे? करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है, जल संरक्षण हेतु 2 उपाय बताइए। अथवा 2 क्वेश्चन इसके साथ में अथवा में दिया है, वन संरक्षण हेतु 2 उपाय बताइए। तो देखो इंग्लिश मीडियम में भी साथ में ही देख लेते हैं। मेंशन एनी टू मेजर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, मेंशन एनी टू मेजर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो आइए देखते हैं दोनों के आंसर। देखते हैं आंसर में क्या कहा गया। भूमिगत जल को पुनः पूरित करने के लिए वन व अन्य वनस्पति का आवरण, स्प्रिंकलों से सिंचाई करना। कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं जिससे पानी का कम यूज हो, टैप को नेक चला के रखना, ब्रश करते वक्त बंद कर देना, इस तरह के भी आप लिख सकते हैं जिससे वाटर को कंजर्व किया जा सके। और भूमि के लिए, वनों के लिए क्या था, पौधारोपण, ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाना और वन महोत्सव जैसे उपायों का प्रोत्साहन करना, मतलब लोगों को जागरूक करना कि पेड़ हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। इस तरह के कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया, डिस्क्राइब द 4 रीचिंग इफेक्ट ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। देखिए प्लासी के युद्ध के दूरगामी प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो देखो क्या लिखा जाएगा इसके अंदर, कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी का जो युद्ध था कंपनी की सबसे बड़ी पहली जीत थी। बंगाल पर बढ़ते प्रभाव के कारण कंपनी को होने वाले फायदे में बढ़ोतरी। बंगाल के बढ़ते प्रभाव के कारण अब देखो क्या हो रहा था, एक तो कंपनी जीत गई थी, उसके बाद बंगाल पर उसका प्रभाव बढ़ गया था जिससे कि कंपनी को क्या हो रहा था, फायदा हो रहा था, उसका टैक्स वैक्स ये सब बढ़ता जा रहा था, इसकी बढ़ोतरी हो रही थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाशियाकरण से निपटने के लिए मौलिक अधिकार किस प्रकार सहायक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ द फंडामेंटल राइट हेल्प इन द ट्रैकिंग माइग्रेनाइजेशन। तो देखो किस तरह से लिखना है, अनुच्छेद 15 के अनुसार भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 17 के आधार पर अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन। कोई भी 2 पॉइंट आपको यहाँ से मैच करते हुए लिखने थे। क्वेश्चन 5 देखते हैं क्या कहा गया है, मेंशन द व्यू ऑफ महात्मा गांधी इन रेफरेंस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इसमें और में दिया गया, मेंशन द व्यू ऑफ द मेलार्की ऑफ द रेफरेंस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। हिंदी में देखते हैं बारी क्वेश्चन, भारत की शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में महात्मा गांधी के विचारों का उल्लेख कीजिए। भारत की शिक्षा संदर्भ के मामले में मैकाले के विचारों का उल्लेख कीजिए। तो दोनों ही प्रश्न हम साथ में देखते हैं। तो देखिए महात्मा गांधी के विचार क्या थे, शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में होनी चाहिए, जो उनकी भाषा है उसमें होनी चाहिए, इंग्लिश में होना जरूरी नहीं है। शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए, मतलब शिक्षा से किसी को रोजगार मिले, ऐसा ना हो बस पढ़ लिख के बेरोजगार बन जाए, रोजगार मिले, किसी भी तरह मतलब एक अच्छा चरित्र, उनका चरित्रवान बनाया जाए, उन्हें सभ्यता सिखाई जाए, इस तरीके के थे महात्मा गांधी जी के विचार। उसके बाद मैकाले के देखते हैं, उन्होंने क्या कहा था, अंग्रेजी भाषा के शिक्षण पर उन्होंने जोर दिया, भाई भारतीय भाषा नहीं अंग्रेजी भाषा चाहिए, प्राच्यवादी संस्थानों का प्रोत्साहन न किया जाए। किसी तरह के 2 बिंदु आपको यहाँ पर लिखने थे। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। देखो क्या कहा गया प्रश्न नंबर 6 के अंदर, घरेलू हिंसा कानून 2005 के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर के क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा जो होती है उसके 2005 के प्रावधानों पर उल्लेख करना है। अथवा में दिया गया भारत के कानून निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। बहुत शॉर्ट में आंसर बताया जा रहा है, आपको थोड़ा इलेबोरेट करके इसको आंसर्स को लिखना है। इंग्लिश में देखते हैं एक बारी, मेंशन द मेजर प्रोविजन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस इन एक्ट 2000-005 एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडिया। तो देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं, घरेलू शब्द की समझ को अधिक व्यापक बना दिया गया है। ऐसी महिलाएं जो घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाती हैं, जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक मकान में रहती है या रह चुकी होती है। तो घरेलू हिंसा किसे कहते हैं, घर के अंदर अगर किसी महिला के साथ पिटाई या कुछ किया जाता है तो उसे घरेलू हिंसा कहते हैं। महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार का अधिकार को मान्यता दी गई है। एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करता है। अब ये घरेलू हिंसा से क्या एक्ट लगता है, अगर कोई इस तरह का व्यवहार करता है तो उसको जेल भी हो सकती है। तो वो क्या करता है, महिलाओं को राहत प्रदान करता है। बहुत सारी पत्नियां, माँओं, बेटियां और बहनों को अपने घरों में हिंसा से निजात मिली है, जिनके घरों में किसी तरह से बुरा व्यवहार किया जाता है, तो वो इससे थोड़ी फ्री हुई हैं। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी पॉइंट लिखना था। तो अब आपको पता होना चाहिए कि घरेलू हिंसा का मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। इसके बी में दिया गया था कानून व्यवस्था के बारे में, जिस पर कानून बनाते हैं जो साधारण स्थिति में संसद में किसी भी संसद में विधेयक रूप से पेश किया जा सके। एक संसद में चर्चा के बाद पारित होने के पश्चात विधेयक को दूसरे सदन में चर्चा के लिए भेजा जाता है। वहां से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद विधेयक कानून बन जाता है। कि कानून किस तरह से बनता है, पहले तो उस पर चर्चा की जाती है, कानून बनाया जाता है, पेश किया जाता है, फिर संसद में भेजा जाता है, फिर वहाँ से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जब राष्ट्रपति उसे पास कर देता है तब वो एक्चुअल में कानून बन जाता है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं हम क्या कहा गया है। भारत विभाजन के कारणों की समीक्षा कीजिए। कि भारत का विभाजन क्यों हुआ था उसके बारे में आपको बताना है। अहिंसा को लेकर महात्मा गांधी के विचारों पर वर्णन कीजिए। तो देखो क्या कहा गया, यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट द रीजन ऑफ द पार्टीशन ऑफ द इंडिया।
पार्टीशन ऑफ द इंडिया आपको यहाँ पे बताना है। डिस्क्राइब द व्यू ऑफ द महात्मा गांधी इन द नॉन वायलेंस। तो देखो सबसे पहले 7th का आंसर देखते हैं। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित करना। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, पश्चिम और पूर्वी भाग में क्या कहा था कि जो मुस्लिम है उनके लिए अलग से राज्य बना दिया जाए। 1937 में प्रांतीय चुनावों के बाद स्थिति बनी। कैबिनेट मिशन की विफलता। किसी तरह के भी पॉइंट्स आपको यहाँ पे इस तरह से लिख देने थे। थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, बाकी ऐड कर दो। उसके बाद नेक्स्ट इसका आंसर देखते हैं हम। यहाँ पे देखो क्या कहा गया है। प्रतिफल की मामूली इच्छा के बगैर अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है। मतलब कि कभी हमें फल नहीं मिलता लेकिन हम फिर भी काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अहिंसा का क्या हो जाता है, वहाँ पे अहिंसा का जन्म होता है। किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार का व्यवहार किया जाता है तब वहाँ का हिंसा का व्यवहार बनता है। किसी भी व्यक्तियों के हाथों में खुशी खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता। कोई भी पॉइंट आपको यहाँ पर लिखे तो महात्मा गांधी क्या कहते थे, अहिंसा। नॉन वायलेंस क्या है कि भाई आप उसको अपने विचारों को व्यक्त करो, आप हिंसा नहीं करो, मार पिटाई नहीं करना, ये सब क्या हो जाती है, अहिंसा। अब हम सेक्शन डी देखते हैं। सेक्शन डी में देखो यहाँ पे क्या कहा गया है। यहाँ पे व्हाई डज एनी कंट्री नीड टू अ कॉन्स्टिट्यूशन राइट एंड 5 रीजन हमको बताने हैं। एक बार इसमें देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखो क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 8, किसी भी देश को संविधान की क्यों आवश्यकता है, 5 कारण लिखिए। तो देखो आंसर में क्या आ जाएगा, देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करने के लिए, सत्ता के दुरुपयोग से बचाने के लिए, नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए, बहुमत की निरंकुशता से बचाने के लिए, देश की बुनियादी संरचनाओं को उत्माद से बचाने के लिए। देखो क्या है, एक तो राजनीतिक व्यवस्था के लिए, कोई सत्ता जो बन गई है वो अपना दुरुपयोग ना कर सके, नागरिकों के जो अधिकार है उनको बचाया जा सके, बहुमत जो जीत गया है ना वो किसी तरह का अत्याचार ना करे, और देश की जो बुनियादी जो एक स्ट्रक्चर बनी है लोकतंत्र उसको बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इस्पात को प्राय उद्योगों का मेरुदंड क्यों कहा जाता है, गैरुदंड नहीं मेरुदंड क्यों कहा जाता है, औद्योगिक विपदा को रोकने के कुछ उपाय बताइए। तो इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9, स्टील इज ऑफन कॉल्ड ए बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री, गिव रीजन। क्योंकि हर एक चीज़ इंडस्ट्री से, हर एक चीज़ किससे बनती है, हर एक चीज़ जो है आयरन से बनती है, स्टील से बनती है। इसका ऑप्शन में दिया गया और में डिस्क्राइब सम मेजर टू प्रिवेंट इंडस्ट्रीज डाइजेस्टर। तो देखिए पहले आंसर देखते हैं। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम उपभोग करते हैं, यूज़ करते हैं, या तो वह लोह या इस्पात से बने होते हैं या इन धातुओं से बने होते हैं, और इनका निर्माण भी, इन्हीं औजारों का निर्माण भी ऐसी ही लोहे की मशीनों में से होता है। इसके बाद देखो क्या कहा गया, पोत, रेलगाड़ी, ट्रक आदि कांच इस्पात के बने होते हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से बांधित होते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल प्रवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से। मतलब हर एक चीज़, अगर लोहा ही नहीं होगा, इस्पात ही नहीं होगा तो कुछ काम ही मुश्किल है ना। जो भी चीज़ हम, चलो हम ये कहते हैं कि इधर से उधर जाना है, गाड़ियाँ किससे बनी है, लोहे से बनी है, इस्पात से ही बनी है ना सबकी सब। इसके अलावा हम कोई चीज़ जो है फैन है, बहुत सारी मोटर है, ये सब किससे बनी हुई है, इस्पात से ही बनी है, तो उसके इसीलिए इसको मेरुदंड कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्या कहा गया, घने बसे आवासीय क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र से बहुत दूर रखा जाना चाहिए। किस तरह से हम जो इंडस्ट्रीज डाइजेस्टर उससे बच सकते हैं कि एक इंडस्ट्री में आग लगी और आसपास के सारे घर जो थे जल गए, तो इससे क्या है, उसको अलग दूर क्षेत्र में रखा जाए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना के होने की स्थिति में विषैले खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उसके प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे एक बार भोपाल में गैस लीक वाला सीन हुआ था, तो लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो किस तरह से अपने आप को बचाया जा सके। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था होनी चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण की सीमा तय होनी चाहिए। इससे ज़्यादा गैस या इससे ज़्यादा कोई विषैला पदार्थ आप अपनी इंडस्ट्री में नहीं रख सकते हो। उद्योगों के प्रदूषण पर नियंत्रण होना चाहिए। इस तरह के आपको पॉइंट इसमें ऐड करने थे। उसके बाद खंड डे है, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो देखो हम पैराग्राफ को नहीं सिर्फ क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं। पैराग्राफ एक बार वीडियो पॉज करके आप आंसर देख सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा गया है, पूर्वाग्रह क्या है, पूर्वाग्रह के कारण क्या हो सकते हैं, विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती, इस कथन की परख कीजिए। इंग्लिश में देख लेते हैं हम एक बार इन्हीं क्वेश्चंस को। यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये रहा पैराग्राफ और उसी से रिलेटेड व्हाट इज द प्रेजुडिसेस, सेकंड व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ द प्रेजुडिसेस, एंड क्वेश्चन नंबर 3 डाइवर्सिटी डज नॉट ऑलवेज लीड टू द हैप्पीनेस। देखते हैं इनके आंसर। तो देखो फर्स्ट का आंसर क्या है, जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं, पूर्वा मतलब पहले से ही राय बना लेते हैं और अपने विचार में बिठा लेते हैं, तो उसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं। लोगों का भिन्न होना इस कारण को नकारात्मक राय बना देता है। लोग अलग होते हैं तो हमें लगता है ये बेकार है या कुछ, उसके बारे में कुछ भी नकारात्मक सोचना, ये क्या करता है, लोगों के लिए बुरी थॉट बना देता है। कई बार विविधता के कारण हम किसी के बारे में नकारात्मक राय बना लेते हैं। उसकी वेशभूषा, राय, उसके कपड़े, रहन सहन को देखकर हमें लगता है ये तो बेकार है और उसे अलगाव की स्थिति सहनी पड़ती है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में भी एक पैराग्राफ दिया है, उसे रीड करना है। देखो क्वेश्चन, ये देखो पैराग्राफ यहाँ पे है, इसे हम रीड करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट? क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन एग्जांपल ऑफ मैन मेड एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोटिक एबायोटिक कंडीशन ऑफ द नेचर टू एनवायरनमेंट। देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं। इसमें देखो पर्यावरण का अर्थ क्या है, पैराग्राफ है यहाँ पे। मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण दीजिए। प्राकृतिक पर्यावरण के जीवीय व अजीविकीय परिस्थितियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो क्या हो जाएगा, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु या प्रकृति को हम पर्यावरण कहते हैं। इसका उदाहरण देखो, मानव का सड़क, मानव पर्यावरण का सड़क, स्कूल, पुल, कुछ भी जो मानव ने बनाया है। उसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण की जीवित परिस्थितियों में जैसे सजीव प्राणी, पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, सूक्ष्म जीव आते हैं, जबकि अजीवियों में मिट्टी, हवा, पानी, पहाड़, पत्थर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक पैराग्राफ दिया है और उससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो नेक्स्ट पेज पर होंगे। यहाँ पर देखो, मुगल बादशाह औरंगजेब के शासक में साम्राज्य के वित्तीय संसाधनों का खर्चा अधिक क्यों हो गया था? क्वेश्चन नंबर 2, औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासन काल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता क्यों समाप्त होने लगी थी? मनसबदारी व्यवस्था मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों में से एक था। इस कारण की पुष्टि करनी है हमको, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बार ये। वाई वॉज द एम्पायर फाइनेंशियली रिसोर्स ओवर स्पेंड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मुगल एम्पायर? औरंगजेब, why did the efficiency of the empire administration begin to decline during the reign of Aurangzeb's successor? The Mansabdar system was one of the main reasons of the decline of the Mughal empire. Justify this statement. तो देखो क्या है, औरंगजेब के दक्कन में लंबी लड़ाई के कारण, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, लंबी लड़ाई के कारण। सेकंड, उत्तराधिकारियों का कमजोर होना तथा साथ ही मनसबदारों का शक्तिशाली होना। क्वेश्चन नंबर 3, मनसबदारों की शक्ति वर्गों का वंश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिराज अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों कार्यकलों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति मिल गई। जैसे जैसे सूबेदार ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा जो है वो कम हो गई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो पैराग्राफ दिया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। राइट द नेम ऑफ द वन स्टील फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड बिफोर इंडियन इंडिपेंडेंट। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया जमशेद स्टील प्रोड्यूस सेंटर लोकेटेड। राइट टू फ्यूचर ऑफ प्राइवेटली ओन्ड इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे दिया जाता है, उसी पैराग्राफ में से क्या करना होता है, सर्च करने होते हैं आपको आंसर। क्वेश्चन देखो, भारत की आज़ादी के पूर्व स्थापित किसी एक इस्पात कारखाने का नाम लिखिए, पैराग्राफ में होगा, ठीक है। उसके बाद जमशेदपुर इस्पात उत्पादक केंद्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? निजी स्वामित्व वाले उद्योगों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखो क्या हो जाएगा, टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट में झारखंड हो जाएगा। और थर्ड में निजी स्वामित्व वाले उद्योगों की परिसंपत्तियों पर किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का अधिकार होता है और उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। उसके बाद मैप पर आधारित प्रश्न है, तो यहाँ पे दिया गया है आपको मैप पर इनके आंसर ढूंढने थे, तो करते हैं इनके आंसर। तो आपका एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा, लेकिन हाँ पैटर्न यही होगा। आपको मेरे चैनल पर सैम्पल पेपर भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप अच्छे से तैयारी करके आप अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जैसे कि बरेली देखो, ये रहा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, दिल्ली, ये वाले पॉइंट्स आप अच्छे से याद करके जाइएगा। थैंक यू गाइज।